नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और आप सभी जानते हैं इस वक्त हम गुजरात में हैं। मेरी कार के साथ तमाम आप राजनीतिज्ञों को भी देख रहे हैं, लेकिन नज़र हमारी देश भर की दूसरी खबरों पर भी है। जानते हैं कि गुजरात की तमाम सियासी जमातें गांधीनगर का किला फतह करने में लगी हुई है, लेकिन डिस्कशन हाई प्रोफाइल श्रद्धा मर्डर केस पर भी देश में हो रहा है। आफताब के सीने में कत्ल का हर राज दफन है, जिसका तिलिस्म पुलिस किसी भी कीमत पर तोड़ना चाहती है। इसके लिए पुलिस आफताब के 2 टेस्ट करने वाली है, पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट। इसकी टाइमलाइन सेट हो चुकी है। आज आफताब पूनावाला को रोहिणी की एफएसएल लैब पहुंचाया गया। ये वही लैब है जहां पर दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े एविडेंस को एफएसएल को माफ़ कीजिएगा सौंपा था। अगले 4 दिन के अंदर पुलिस को आफताब के दोनों टेस्ट करवाने हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट के पहले एक जांच होती है, वो आफताब की पूरी हो चुकी है। इस बीच आज पुलिस ने श्रद्धा मर्डर केस को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा किया है। ये दावा ऐसा है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सनकी दिमाग का ये आफताब जो है एक रफ नोटबुक रखता था। श्रद्धा के 35 टुकड़े करने के बाद उसका पूरा हिसाब रखा करता था। टुकड़े को कहाँ ठिकाने लगाया गया है, कब ठिकाने लगाया गया है, इसके लिए आफताब बाकायदा एक नोटबुक तक रेडी कर चुका था। आखिर कैसे आफताब की क्रिमिनल बुक डिकोड हुई और उस नोटबुक में कैसे राज दफन है, तमाम सवालों का तिलिस्म तोड़ती ये स्पेशल रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। देखिए मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी। आफताब का सच से सामना बहुत जल्द होगा। आफताब के झूठ की पोल खुलने लगी है। आफताब का फरेब धीरे धीरे डिकोड होने लगा है। लाश के कितने टुकड़े किए सब पता चल जाएगा। शव को कहां डंप किया अब कोई जानकारी सीक्रेट नहीं रहेगी। श्रद्धा मर्डर केस में अब पुलिस का कॉन्फिडेंस हाई है। अब तक आफताब पुलिस को अपनी थ्योरी और बयानों से बरगलाता रहा था, लेकिन एक टेस्ट से आफताब बैकफुट पर आ गया। वारदात के 6 महीने बाद ही सही, मगर विज्ञान की मदद से आफताब अब वारदात वाली रात का संपूर्ण खुलासा करेगा। पहले पॉलीग्राफ और फिर नार्को टेस्ट से सारे राज बेपर्दा होंगे। आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर सटीक जानकारी खुद एफएसएल के एडिशनल डायरेक्टर से सुनिए। कोई भी क्रिमिनल कोई क्राइम करता है, जैसा कि कल भी बता रहे थे हम लोग, तो उसको सच उगलवाने के लिए सारे तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो उसमें ये पॉलीग्राफ भी एक तरीका है। सर कितना समय लगता है पॉलीग्राफ टेस्ट? इन सभी टेस्टों के जैसा बताया गया था कि 1 वीक का टाइम लगता है, तो वो प्रोसेस सारे शुरू कर दिए गए। हमारी जो डायरेक्टर मैडम है उनके आदेश है कि इसको प्रायोरिटी पर रखना है और जल्दी से जल्दी हमें इस काम को पूरा करना है। पुलिस आफताब से वो राज उगलवाना चाहती है जो श्रद्धा मर्डर केस में अभी तक पुलिस की केस डायरी में मौजूद नहीं है। वैसे जो बात फॉरेंसिक लैब के एडिशनल डायरेक्टर ने कही, उसे हमारे संवाददाता ने आगे बढ़ाया। अभिषेक रावत ने जानकारी दी कि आरोपी आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट से जुड़े दूसरे टेस्ट कंडक्ट किए गए। इसे पॉलीग्राफ का ट्रायल कहा जाता है। इसे एक तरह से डमी टेस्ट भी कहते हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर नार्को टेस्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे अलग है और आखिर पॉलीग्राफ टेस्ट होता कैसे। क्राइम और साइकोलॉजी रिव्यू रिसर्च बताती है कि पॉलीग्राफ टेस्ट सच जानने के लिए इंसान की फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को नापता है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान कुछ सवाल किए जाते हैं। इन सवालों के जवाब देते वक्त मशीन इंसान की सभी तरह की एक्टिविटी का चार्ट तैयार करती है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान अपराधी की हार्ट बीट, श्वसन दर और होंठ हिलाने जैसी तमाम एक्टिविटीज को नोट किया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट को साल 1921 में अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट जॉन ए लार्सन ने इजाद किया था। हालांकि जिस वक्त आफताब के टेस्ट को लेकर सारी तैयारियां हो रही थी, उससे कुछ वक्त पहले पुलिस सोर्सेज ने आफताब के बयान के आधार पर कोर्ट के सामने कई इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखी। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर बड़े खुलासे सामने आए। पता चला कि आफताब लाश के टुकड़ों का हिसाब किताब रखता था। आरोपी ने इसके लिए पूरा रफ नोट तैयार किया था। कितने टुकड़े कहां ठिकाने लगाए गए, इसका पूरा हिसाब रफ साइड नोट पर लिखा जाता था। इसी आधार पर पुलिस बाकी बचे बॉडी पार्ट्स के लिए सर्च कर रही है। इसी रफ साइड प्लान के जरिए 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी जंगल का चप्पा चप्पा छान रहे हैं।
नोट करने वाली बात यह है कि इस रफ साइट नोट का जिक्र दिल्ली पुलिस ने अपनी रिमांड एप्लीकेशन में भी किया है। रिमांड कॉपी के मुताबिक 20 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर जंगल से मृतका के कुछ बॉडी पार्ट्स यानी हड्डियां और जबड़ा बरामद किया। एफएसएल के अलावा मौके से सबूत इकट्ठा करने के लिए सीएफएसएल को भी मौके पर बुलाया गया। आरोपी के छतरपुर फ्लैट से जो रफ साइट प्लान मिला वो आगे जांच के लिए मददगार साबित होगा। पुलिस इन्हीं सब पॉइंट्स को ग्राउंड बनाकर और 4 दिन की रिमांड ले चुकी है, लेकिन आरोपी का कहना है कि उसे जो कुछ पता था सब बता दिया, उसके पास बताने को अब कुछ नहीं है। हालांकि आज अदालत में आफ्ताब को फिजिकली पेश किया गया और पुलिस सोर्सेज के मुताबिक उसने अदालत में ये माना कि कत्ल उसी ने किया था और ये सब हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ था। आफ्ताब की तरफ से कुछ कहा गया अदालत में कि वो उसको प्रोवोक करती थी, वो क्या बातें हैं, क्या बोला आफ्ताब ने आज? ऐसा कुछ ओपन कोर्ट में या ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कहा गया है कि जो इसको बहुत ज्यादा पॉइंट हो, ऐसा कोई कन्फेस नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं किया। बस इतना ही बताया कि मैं दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा हूँ, कोई ऐसा मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं कर रहा हूँ। और दिल्ली पुलिस भी ऐसा कुछ इस पर कोई काउंटर नहीं की जज के सामने कि नहीं, ऐसा जज साहब के सामने ऐसा कोई काउंटर नहीं किया कि नहीं ये मुझे मिसलीड कर रहे हैं, स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। तो इसमें पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं आफ्ताब जो है। जहां तक कानून की बात है तो ये बात सही है कि पुलिस के सामने दिया हुआ बयान कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, यानी वो मान्य नहीं है। और यही बात फॉरेंसिक टेस्ट यानी नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर भी लागू होती है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर इन टेस्ट के दौरान आरोपी सबूतों को लेकर कोई जानकारी देता है और सबूत उस लोकेशन से मिल जाते हैं तो वो अदालत में मान्य होते हैं। शायद इसीलिए पुलिस अब पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट की फाइंडिंग्स का इंतजार कर रही है ताकि कोई भी सबूत छूट न सके और उसका केस मजबूत रहे। और अब आपको एक अच्छी खबर सुना देना चाहती हूं। अब भारत पीओके में आतंकवादियों की कब्र खोदने की पूरी तैयारी कर चुका है। जिस पीओके पर 75 साल से पाकिस्तान कुंडली मारकर बैठा हुआ था, उसकी आजादी का ऑपरेशन हमारे सैनिकों ने, इंडियन आर्मी ने रेडी कर लिया है। अगर बस अब कुछ रहता है तो वो है फाइनल ऑर्डर। वैसे 75 सालों में पीओके के विवाद को सुलझाने के लिए भारत ने कोशिश बहुत सारी की, लेकिन पाकिस्तान है उसकी हैकड़ी नहीं टूटी। यही वजह है कि अब पीओके पर फुल एंड फाइनल का वक्त आ चुका है। आखिर पीओके में होने क्या वाला है? पीओके पर इंडियन आर्मी के किस हुंकार से इस्लामाबाद में इस वक्त दहशत दौड़ रही है और क्यों पाकिस्तानी ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान देखता रह जाएगा और भारत पीओके में तिरंगा फहराएगा? पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको फख्र से देखनी चाहिए। पीओके में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पीओके की सरजमी पर 75 सालों से गड़े पाकिस्तान के अवैध तंबू उखड़ने वाले हैं। जो पीओके 75 साल से आजादी की जंग लड़ रहा है, उस पर मोदी आर्मी की स्ट्राइक का फाइनल ब्लूप्रिंट रेडी है। ऑपरेशन पीओके बहुत जल्द लॉन्च होने की उम्मीद बढ़ गई है। पीओके पर पाकिस्तान की हेकड़ी तोड़ने का वक्त आ गया। 75 साल में जो नहीं हुआ, पीओके पर वो एक्शन अब हो सकता है। आर्मी का जोश हाई, पीओके पर होगी चढ़ाई। Indian Army will carry out any order which has been given by the Government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. पीओके में तिरंगा लहराएगा, पाकिस्तान देखता रह जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जो है उसकी अगर एक मूवमेंट चलाई जाए और वो अगर इंडिया के पास आ जाए या उसको आजाद भी डिक्लेयर कर दिया जाए। मोदी का ऑपरेशन पीओके पाकिस्तान के छूटे पसीने, उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं। ऐसे के अंदर अगर वो किसी तौर पे किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई एडवेंचर करते हैं, तो हम तो पूरी कौम तैयार ही नहीं होगी। अगर इन्होंने कुछ ना किया तो ये भी जाने वाला है। वो तो लेने की दूर की बात है, ये भी भेजने वाले हैं, ये तो प्लेट में रख के देने वाले हैं। बॉर्डर पार पीओके को लेकर बेहिसाब बेचैनी। वजह है भारत का ऑपरेशन पीओके, जिसके बूते पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर धूल चटाने का प्लान बन रहा है। पीओके पर तिरंगा फहराने के प्लान की जानकारी जब से पाकिस्तान को लगी है, उसके पसीने क्यों छूट रहे हैं? पाकिस्तान को क्यों इल्म हो चुका है कि पीओके भारत पाकिस्तान से ले लेगा? पीओके को लेकर पाकिस्तान की बेचैनी की वजह है इंडियन आर्मी के
नॉर्दर्न कमांड के जीएफओ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का वो बयान जिसने इस्लामाबाद के होश उड़ा दिए। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject. So therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. ऐसे हालात में जब पाकिस्तान ने भारत के प्लान पीओके का जिक्र सुना तो पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। ऐसा क्यों पाकिस्तानी अपने होम मिनिस्टर को पीओके पर धिक्कार रहे हैं? सरहद पार पीओके पर मोदी स्ट्राइक का कैसा भय है, ये भी पाकिस्तानी ही दुनिया को बताएंगे। गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जो है उसकी अगर एक मूवमेंट चलाई जाए और वो अगर इंडिया के पास आ जाए या उसको आज़ाद भी डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो लिंक जो है चाइना और पाकिस्तान का वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और चाइना जो है वो वापस एक उस तरफ लैंडलॉक सूरत में चला जाएगा और वो बलाका की वो एक छोटी सी गुजरगाह जो है उसका महदूद होकर रह जाएगा। तो ये 3-4 साल से इसका प्लान बहुत तफसील अरसे से बनाया गया था। बेहतरीन मौका जैसे लाली साहब ने कहा है कि हम चूंकि आपस में लड़ रहे हैं, हमारा डिफेंस मिनिस्टर जो है वो इमरान खान को गाली देने में लगा हुआ है, उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं। ऐसे के अंदर अगर वो किसी तौर पे किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई एडवेंचर करते हैं तो हम तो पूरी कौम तैयार ही नहीं होगी। 100% सही कहा। पाकिस्तान की माली हालत लचर है। आवाम को 2 जून की रोटी खिलाने की हैसियत पाकिस्तान की नहीं। ऐसे में पाकिस्तान कैसे पीओके में भारत का सामना करेगा, कैसे पीओके को बचाएगा, ये सोचकर पाकिस्तानियों का माथा चकरा रहा है। इस मुल्क में इस वक्त औरत जो है वो कह रहा है बकौल मिस्टर इस्माइल, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो डरते हैं। कोई फॉरेनर नहीं इधर आना चाहता, डरते हैं। कोई एयरलाइन नहीं इधर आना चाहते हैं, उनके क्रूज के लिए काफ़ी सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल। पुलिस बेकार है, टेररिज्म का खर्चा है और 40% पाकिस्तानी हैं इस मुल्क में जो छोड़ के मुल्क को जाना चाहते हैं। 40%। इससे बड़ा कॉन्डेमनेशन और डैमनेशन क्या हो सकता है? हकीकत कड़वी है, लेकिन हकीकत होती है। पाकिस्तान कश्मीर पर घड़ियाली आंसू बहाता है, लेकिन पीओके की आवाम से सुलूक जानवरों जैसा करता है। पाकिस्तान के जनरल पीओके की आवाज को बूटों तले रौंदते आए हैं। ऐसे में जब से सरहद पार मोदी के ऑपरेशन पीओके की खबर पहुंची है, तब से पाकिस्तानी दुआ कर रहे हैं कि काश मोदी जैसा लीडर उनको मिले, क्योंकि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। हमने अपने कश्मीर में सिर्फ सियासत की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, इंडिया में हम कहते हैं मुसलमानों पे ये हो गया वो हो गया। सबसे पहले आप ये देखें कि वो कश्मीर हमारा है जिसके ऊपर हम सियासत कर रहे हैं, इंडिया वाले कश्मीर पे। और अब आप इधर पाकिस्तान के कश्मीर में इंडिया का झंडा लगा के और आपके इंडिया जिंदाबाद। पाकिस्तानियों के माइंड में ये बताया गया ना कि वो हमारा कश्मीर है। भाई वो हमारा कहाँ से है? जो आपके पास अपना है वो आपका अपना नहीं है। अल्लाह से दुआ करें कि हमें कोई मोदी जैसा मिल जाए। देखिए मोदी फिलहाल मुसलमानों के लिए बड़ा बुरा लगता है हमें, जो भी है, लेकिन आप हमारी मीडिया ने एक माइंडसेट हमारी मीडिया ने किया, लेकिन अगर आप इंडिया के लिहाज से देखें तो वो एक हीरो है। पीओके से पाकिस्तान के अवैध तंबू क्यों उखाड़ने चाहिए? क्यों पीओके के मसले पर पाकिस्तान को भारत के आगे सरेंडर कर देना चाहिए? इन सवालों पर भी बॉर्डर पार लेटेस्ट सर्वे हुआ, जिसके नतीजे पाकिस्तान के जनरल्स के साथ हुक्मरानों के भी होश उड़ाने वाले हैं। झूठ बोलते हैं यार सबके सब। इन्होंने कश्मीर के पास ये अपने कश्मीर ये भी जाने वाला है। अगर इन्होंने कुछ ना किया तो ये भी जाने वाला है। वो तो लेने की दूर की बात है, ये भी भेजने वाले हैं। ये तो प्लेट में रख के देने वाले हैं। ये सोचने वाली बात है डेफिनेटली। जिस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, दुनिया देख रही है, तो ऐसे फिर कल को मजीद जो है वो मामला दूसरी साइड पे जा सकते हैं। अगर मोदी जी की बात की जाए यार, मोदी आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा कि मोदी मतलब तकरीबन ये 2 बार या 3 बार है, मुझे कंफर्म तो नहीं है, क्योंकि दूसरी बार तो ये वो क्यों जीतता है, आवाम उसको क्यों सेलेक्ट करती है? इस वजह से ना कि वो सिंसियर है अपने आवाम के साथ। माशाल्लाह बहुत कुछ किया है, आप देखते नहीं हो कितना क्या किया। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दे दिया ना कि उसके पास 600 बिलियन रिजर्व। 600 बिलियन क्या होते हैं यार? आपके पास क्या है? 8 बिलियन। 8 बिलियन क्या होते हैं? 600 बिलियन। वो जो बार बार आपके ऊपर आता है कि हमने आपसे कश्मीर लेना है, आप क्यों रिस्पांस नहीं देते उसको? वो क्या करते हैं? क्योंकि उसको पता है ना कि हमारी जीडीपी आगे है, वो उसके जीडीपी इम्प्रूव है। अगर उसके ऊपर ना बुरे दिन आ भी जाए ना तो 1-2-3 महीने 4 महीने वो एडजस्ट करवा सकते हैं।
जिसके दामन पर बदनुमा दाग होते हैं, जिसकी नीयत में खोट होता है, घबराहट उन्हीं को होती है। पाकिस्तान पीओके कब्जा कर बैठा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब पीओके से पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा भारत उखाड़ फेंकेगा। पाकिस्तान के डर की यही वजह है, क्योंकि पाकिस्तान भी जानता है भारत जो कहता है वही करता है। आगे बढ़े, खेल के मैदान में ले जा रही हूँ और कतर ले जा रही हूँ। खेल खेल होता है, लेकिन खेल में जब कट्टरता और मजहब का तड़का लग जाता है ना, तो वो खेल खेला हो जाता है। सवाल उठना लाजमी है। पहली बार इस्लामिक मुल्क कतर को फीफा फुटबॉल कप की मेजबानी मिली है, लेकिन ये मुल्क फीफा वर्ल्ड कप को लेकर इतना सुर्खियों में नहीं है जितना अपनी कट्टरता और क्रूरता को लेकर है। कतर में फीफा वर्ल्ड कप में आने वाले मेहमानों को लेकर जिस तरह के कड़े कानून बनाए गए हैं, उससे दुनिया में कतर की फजीहत हो रही है। जिस फीफा वर्ल्ड कप का जुनून पूरी दुनिया में अभी सर चढ़ रहा है, आखिर क्यों दुनिया के फुटबॉल लवर में कतर में कदम रखने से दहशत फैल रही है। आज कहानी उसी कतर की क्रूरता की। कतर ने जिस तरह के नियम बनाए हैं, वहां से जिस तरह की वीडियो सामने आ रहे हैं, उसने वर्ल्ड कप की अलग तस्वीर पेश की है। ट्विटर पर बॉयकॉट कतर 2022 और बॉयकॉट फीफा वर्ल्ड कप हर दूसरे दिन ट्रेंड कर रहा है। आज भी एक वीडियो खूब वायरल हुआ। वेल्स और यूएसए का मैच देखने आए फैंस की पोशाक, खासकर उनकी टोपी को लेकर बवाल हुआ। वेल्स के फैन LGBTQ ग्रुप के सपोर्ट में रेनबो कलर की टोपी पहनकर स्टेडियम में दाखिल हो रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें रोक दिया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी टोपी जमा करवा ली। वेल्स के फुटबॉल एसोसिएशन ने इस मामले का संज्ञान लिया है और वेल्स टीम के मैनेजर ने सिक्योरिटी गार्ड्स की इस हरकत को बेहद शर्मनाक बताया। हैरानी की बात यह है कि कतर में सिर्फ फैंस नहीं, बल्कि पत्रकारों के साथ भी लगातार बदसलूकी के मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका और वेल्स के बीच मुकाबले को कवर करने वाले एक अमेरिकी पत्रकार ने भी इसी तरह की शिकायत की। अमेरिकी सॉकर रिपोर्टर ग्रांट वाल ने ट्वीट किया कि उन्हें उनकी टी शर्ट के कलर की वजह से अहमद बिन अली स्टेडियम में जाने नहीं दिया गया, बल्कि उनका दावा है कि उन्हें 30 मिनट के लिए हिरासत तक में लिया गया। उन्हें शर्ट बदलने के लिए कहा। दावा किया कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनका फोन तक छीन लिया। हालांकि जब बात आगे बढ़ी तो उन्हें मैच कवर करने की परमिशन दी गई, लेकिन इस घटना पर कतर के एक एकेडमिक की तरफ से शॉकिंग स्टेटमेंट आया। कतर की सोशल साइंस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर नायफ बिन नहर ने कहा, अमेरिकी पत्रकार के साथ जो हुआ वो उसका सपोर्ट करते हैं और इसके लिए उन्हें गर्व है। असल में कतर में समलैंगिक रिलेशनशिप बैन है, लेकिन चूंकि वेस्टर्न वर्ल्ड की कई कंट्रीज ओपनली LGBTQ का समर्थन करती हैं, इस वजह से कई फैंस और यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज भी इनके सपोर्ट में रेनबो कलर पहनते हैं। हालांकि बाद में कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें इस घटना के बाद मैच कवर करने वाले इंटरनेशनल रिपोर्टर्स, रेफरी, प्लेयर्स तक के रेनबो कलर के आर्म बैंड की कई तस्वीरें दिखाई दी। कतर में हो रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप में 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन सभी देशों के पत्रकार इस ग्लोबल इवेंट को कवर करने पहुंचे हैं, मगर यहाँ किस तरह की हरकतें हो रही हैं, इसका एक और उदाहरण सामने आया। पता चला कि अर्जेंटीना की एक पत्रकार को लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ही लूट लिया गया। उनके हैंडबैग से पैसे और डॉक्यूमेंट्स तक निकाल लिए गए। हुआ ये कि अर्जेंटीना की रिपोर्टर डोमिनिक मैटगेओ दोहा में कतर और इक्वाडोर के बीच पहले मैच की रिपोर्टिंग कर रही थी, लोगों से बात कर रही थी, लेकिन इसी दौरान भीड़ ज्यादा हो गई और लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ही उन्हें लूट लिया गया। हालांकि अर्जेंटीना की रिपोर्टर ने जब लोकल पुलिस के सामने इस घटना की शिकायत की तो उनका रिस्पांस सुनकर वो सहम गए। पुलिस की तरफ से कहा गया था कि हम चोर को पकड़ लेंगे और उसके बाद आप उसे जो सजा देना चाहो वो दे देना। हालांकि ये वारदात तब हुई जब ऑर्गेनाइजर्स का दावा है कि इस बार कतर की पुलिस नासा की तरह हर स्टेडियम पर नजर रख रही है। सभी 8 स्टेडियम के लिए ऐसी सर्विलांस टेक्निक है जिससे हर एक फैन पर नजर रखी जा सके। हर स्टेडियम में 15,000 हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगाए गए हैं और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट है। कतर में वर्ल्ड कप के दौरान पत्रकारों के साथ किस तरह का सलूक हो रहा है, इसकी कुछ और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। एक डेनिश पत्रकार रेस्मस टेंटहोल्ड कतर के कटारा कल्चरल विलेज में एक होटल के बाहर लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। इसी दौरान वहां कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और उनकी रिपोर्टिंग को बीच में रोक देते हैं। इस पर जब पत्रकार ने सुरक्षा कर्मियों से सवाल किए कि उन्हें यहाँ वीडियो रिपोर्टिंग करने की इजाजत है तो उन्हें क्यों रोका, इस पर पत्रकार और गार्ड्स के बीच तीखी बहस होती है। You invited the whole world to you invited the whole world to come here. Why can't we film? It's a public place. उस दौरान पत्रकार अपना परमिट और एक्रेडिटेशन भी दिखाता है, जिसमें उन्हें पूरी तरह वीडियो रिपोर्टिंग के लिए अधिकार मिला हुआ था। वो कहते हैं, आपने हमें यहाँ बुलाया है, फिर आप रिपोर्टिंग करने से क्यों रोक रहे हैं? इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स कैमरे को तोड़ने की धमकी देते हैं। हालांकि बाद में रिपोर्टर कहता है कि अगर आपको कैमरा तोड़ना है तो तोड़ सकते हैं।
सोशल मीडिया पर खराब मैसेज जाने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकार से माफी मांगी। इस मामले को सुप्रीम कमेटी के दखल के बाद सुलझाया गया। बहरहाल चौंकाने वाली खबर यह है कि आपने बहुत सुना होगा कि पानी न पीने से किसी की मौत हो गई, लेकिन आप इस पर यकीन कर सकते हैं कि एक शख्स की मौत खूब पानी पीने की वजह से हो। ऐसा हुआ है। एक नई रिसर्च की माने तो ऐसा पॉसिबल है। और सबसे शॉकिंग ये है कि ये रिसर्च कंग फू लेजेंड और ब्रूस ली की डेथ को लेकर हुई है, जो सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए थे। वैसे जब 1973 में ब्रूस ली की मौत हुई थी, तब ये कहा गया था कि किसी दवा के रिएक्शन के चलते उनकी मौत हुई। कई और बातें सामने आई है इस रिसर्च में, लेकिन फाइंडिंग और रिसर्च बहुत चौंकाने वाली है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बाकी जो पुरानी थियरीज हैं उनको रिजेक्ट कर रही है। तो क्या कुछ फाइंडिंग्स है इस नई रिसर्च की, उसे गौर से देखिए। क्या पानी के ओवरडोज से किसी की मौत हो चुकी है? क्या पानी पीने का तौर तरीका इंसान की आखिरी सांस की वजह बन सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस ब्रूस ली की फुर्ती और फौलाद का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, उसी ब्रूस ली की जिंदगी में मौत उसी पानी ने लिखी जो जीने के लिए बेहद जरूरी है। ब्रूस ली की मौत से जुड़े ऐसे चौंकाने वाले तिलिस्म को दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों ने तोड़ा है। वो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनकी थ्योरी इस वक्त अमेरिका से लेकर चीन और हांगकांग तक टॉकिंग पॉइंट बनी हुई है। 49 सालों से ब्रूस ली की मौत को लेकर जिस तरह की थ्योरी सामने आई, आज उन तमाम दावों को विज्ञान की नई रिसर्च झुठला रही है। ब्रिटिश मीडिया ने मशहूर कुंग फू एक्सपर्ट और हॉलीवुड हीरो ब्रूस ली की मौत को लेकर नई जानकारी शेयर की है। क्लिनिकल किडनी जर्नल में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक ब्रूस ली की मौत हाइपोनाइट्रेमिया से हुई थी। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें खून में सोडियम की मात्रा बेहद कम हो जाती है। ऐसा तब होता है जब शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण सोडियम उसमें घुलता जाता है। इसके चलते दिमाग के सेल्स में सूजन आ जाती है और इस सूजन को सेरिब्रल ओएडेमा कहते हैं। वैसे इस थ्योरी को ब्रूस ली की वाइफ के उस बयान से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें लिंडा ने बताया था कि कैसे 32 साल के ब्रूस ली लिक्विड डाइट पर चले गए थे। गाजर और एप्पल जूस ही उनकी डाइट का हिस्सा हुआ करती थी। वहीं न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में आई बुक ब्रूस ली अलाइव में भी लेखक मैथ्यू पॉली ने एक्टर के रोजाना ज्यादा पानी पीने के बारे में बताया था। यानी आसान भाषा में समझा जाए तो पानी की ओवरडोज यानी बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीना ही ब्रूस ली की मौत की वजह बना। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं, क्लिनिकल किडनी जर्नल ने कुछ और चौंकाने वाले फैक्ट्स शेयर किए हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि ब्रूस ली को हाइपोनेट्रीमिया होने के कई खतरे थे। वो जरूरत से ज्यादा फ्लूइड डाइट लेते थे। उनकी शारीरिक गतिविधियां भी ऐसी थीं जिससे प्यास ज्यादा लगती थी। वैज्ञानिकों की माने तो मौत के वक्त ब्रूस ली की किडनियां खराब हो चुकी थी। वो पानी को ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रही थी, जिससे उनके शरीर में पानी भर गया। इसलिए जब यूरिन और बॉडी में पानी का लेवल मेंटेन नहीं हो पाया, तब दिमाग में सूजन आ गई और ब्रेन स्वेलिंग के कुछ घंटों बाद ही ब्रूस ली ने दम तोड़ दिया। जानकार मानते हैं कि गांजे और अल्कोहल जैसे ड्रग्स के लगातार इस्तेमाल से भी किडनी फंक्शन ठीक से नहीं कर पाती, जिससे फिल्टर करने की क्षमता पर असर पड़ता है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब कुंग फू फाइटर की मौत को लेकर कोई थ्योरी आई हो। इससे पहले भी ब्रूस ली की मौत को लेकर कई थ्योरी सामने आ चुकी हैं। जो मौत करीब 50 साल से राज बनी हुई है, उसे लेकर कुछ लोगों का कहना है कि चीनी माफिया ने पैसों के लिए एक्टर की हत्या की थी। दूसरी थ्योरी कहती है कि शादीशुदा होते हुए भी ब्रूस ली का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। इस वजह से एक्टर की पत्नी ने ही उन्हें जहर खिला दिया। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रूस ली ड्रग एडिक्ट थे। वो LSD जैसे ड्रग्स लेते थे, जिसके ओवरडोज से उनकी मौत हो गई। जबकि चौथी और सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी कहती है कि ब्रूस ली जन्म से ही शापित थे। उन्हें जल्दी जाना था, इसलिए उनकी जल्दी मौत हुई। वैसे जहां तक आज की जनरेशन का सवाल है, तो उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो ब्रूस ली के बारे में कम जानते होंगे। इसलिए ब्रूस ली की छोटी मगर दमदार जिंदगी के बारे में कुछ पॉइंट्स जानने जरूरी है। ब्रूस ली का चाइनीज नाम ली जुन फान था। वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जन्मे थे, मगर उनका बचपन हांगकांग में बीता। वो अपने मार्शल आर्ट के चलते पूरी दुनिया में मशहूर हुए। खासकर 70 के दशक में उन्होंने इस कला को सिनेमा के जरिए घर घर तक पहुंचा दिया। पहले उन्होंने हॉलीवुड में कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें सफलता हांगकांग में मिली। उन्नीस 1971 में उनकी 2 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी, कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिग बॉस, द वे ऑफ ड्रैगन, एंटर द ड्रैगन जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया, मगर उनकी ये शोहरत ज्यादा वक्त तक नहीं रही।
क्योंकि महज 32 साल की उम्र में ये कलाकार दुनिया को अलविदा कह गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।